Hello everyone. Myself Jay Shivani. I have secured All India Rank 81. It feels really good to be back in Indore. I am an Indori myself, half Indori. मेरा schooling यहाँ से हुआ है. I'm passed out from Delhi College Indore. और तो bio अपन यहीं से है. सब एक नंबर है bio. तो let's talk about the process of this examination. As sir was mentioning, the most important thing that matters in this examination is the reason you are starting to prepare for this examination, कि आप क्यों इस process में आना चाहते हैं. सब लोग जानते हैं कि this is very vicious circle हो जाता है, prelims mains interview, बाहर निकलना मुश्किल होता है. तो फिर भी आप क्यों उतना, बहुत कुछ है करने को, पैसे भी कमाने को बहुत कुछ है, यहाँ पे तो पैसे भी नहीं है, तो फिर क्यों आप इस एग्ज़ाम में आना चाहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है. तो जैसे सर ने बताया कि इफ़ योर रीज़न इज़ करेक्ट, योर इंटेंट इज़ पॉजिटिव, तो आपको कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी. कभी भी ऐसा होता है कि पीपल फील कि कहाँ से इंस्पायर हो, क्या करें, हाउ टू गेट मोटिवेटेड, व्हाट टू डू. तो अगर इफ़ योर रीज़न इज़ करेक्ट एंड योर इंटेंट इज़ रियली पॉजिटिव टू गो इन सिविल सर्विसेज, और आपको किसी के लिए कुछ अच्छा करना है, समाज के लिए कुछ करना है, आपका कोई एक्सपीरियंस रहा होगा. एज मैम वॉज मैंशनिंग कि आई हर्ड द वर्ड IAS इन स्कूल टाइम ओनली, बट मुझे फुल फॉर्म भी ढंग से नहीं पता था, ये भी नहीं पता था कि एग्ज़ाम होती है, क्या होता है. देन आप मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस मिले इन सर्विस टू द सोसाइटी, कुछ NGOs के थ्रू. आई वेंट टू मॉरिशस एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंसेस मिले, गेटिंग इन टच विद पीपल. देन आई गॉट मोटिवेटेड कि मुझे ये करना है. देन आई केम बैक, थर्ड ईयर में स्टार्ट किया. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है कि आपका रीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब ये तो हो गया वाई एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन. नाउ कम्स द हाउ एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन. तो इन दी हाउ एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी. आप कुछ भी कर रहे हैं, कितना भी टाइम पढ़ रहे हैं, आपको कंसिस्टेंट होना है. कई बार लगता है कि यार ब्रेक ले लेते हैं, बहुत पढ़ लिया, 1-2 दिन की छुट्टी तो बनती है, पार्टी वार्टी करेंगे, लेकिन आपको वो ब्रेक लेना है, ज़रूरी होते हैं ब्रेक लेना. पर फिर भी आप जितना भी कर सकते हैं अपना रिलैक्स मूड में रह के उतना आप करिए. पूरा कम्प्लीटली स्विच ऑफ नहीं करना है. तो ये तो ओवरऑल ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास सेशन को लंबा करने के लिए. तो इन ब्रीफ मैं ये बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी, पेशेंस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. इन ब्रीफ मेनली हम आंसर राइटिंग पर डिस्कशन कर लेते हैं, तो बिकॉज इट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन. तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव. और मेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस. अगर इफ़ यू परफॉर्म वेरी गुड इन मेंस, तो पर्सनालिटी टेस्ट का उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट में यू कैन नॉट मॉडिफाई योर पर्सनालिटी इन अ मंथ और इन 2 months बहुत ज़्यादा. इट्स जस्ट दैट यू कैन ट्वीक समथिंग टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बट आप उसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते. तो और आपको अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन भी रखनी है पर्सनालिटी टेस्ट में, तो इसलिए फिर मेंस इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है. तो आंसर राइटिंग की अगर बात करें, तो इन आंसर राइटिंग कॉन्टेंट तो मोर और लेस सबका सिमिलर होता है, बिकॉज हम लोग सेम सोर्सेज से पढ़ रहे होते हैं. न्यूज़पेपर वही होता है, न्यूज़पेपर सब लोग फॉलो करते हैं, अपने नोट्स कुछ बनाते हैं, कोचिंग के मटेरियल से पढ़ते हैं. तो मोर और लेस कंटेंट सबका सिमिलर होता है. 19-20 फैक्ट्स, डेटा, एग्जांपल ज़्यादा डाल देते हैं, कुछ लोग कम डालते हैं, वो डिफरेंस होता है कंटेंट में. लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि आपका स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन होता है आंसर राइटिंग में. तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो एक जनरल पैटर्न है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉलो करना, कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, तो इंट्रोडक्शन शुड बी शॉर्ट. बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए. इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि द चेकर गेट्स अट्रैक्टेड टू रीड मोर. तो वो इंट्रोडक्शन में ये नहीं होना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि इंट्रोडक्शन में यू शुड नॉट इंक्लूड योर ओपिनियन. ओपिनियन जो होगा हमारा, हो सकता है किसी का वो ओपिनियन ना हो, जो चेक कर रहा है उसका वो ओपिनियन ना हो, लेकिन इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, फैक्चुअल हो, डेफिनेशन वाला हो, जो कि किसी के भी द्वारा डिस्प्यूट ना किया जाए. इट शुड नॉट बी अपोज्ड बाय एनीवन. तो वो इंट्रोडक्शन पे ही आप वो इमेज नहीं बन जाएगी चेक करने वाले की. तो इसलिए इंट्रोडक्शन शुड बी सिंपल, शॉर्ट, फैक्चुअल और इट कंटेनिंग अ डेफिनेशन. और जितना ज़्यादा वो नॉन ओपिनियन बेस्ड हो उतना ज़्यादा अच्छा है. देन कम्स द बॉडी पार्ट. तो बॉडी पार्ट में what you have to do is there are, as sir was mentioning, there are various directives. आपका सेम स्टेटमेंट होगा, लेकिन हर डायरेक्टिव में अलग अलग आंसर आपका होगा.
तो वो डायरेक्टिव के हर एक डायरेक्टिव का मीनिंग पता होना कि किस डायरेक्टिव में क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका वही सेम स्टेटमेंट डिस्कस में अलग आंसर जाएगा और क्रिटिकली एनालाइज में अलग आंसर जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब कुछ हम लोग का सबका अपना अपना एक राइटिंग पैटर्न होता है। कुछ लोग पॉइंट्स प्रेफर करते हैं, कुछ लोग पैराग्राफ प्रेफर करते हैं। तो ये कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पॉइंट्स में ही लिखना है या पैराग्राफ्स में ही लिखना है। जिसमें भी यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ वेल, आप वो करिए। तो पर्सनली स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं पॉइंट्स प्रेफर करता था हमेशा, और उससे होता ये था कि स्ट्रक्चर, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि स्ट्रक्चर पॉइंट्स में मुझे ऐसा लगता था कि हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके आई कैन ऐसे दिखा सकता हूँ मैं कि मैंने क्या लिखा है, बिना पढ़े भी किसी को समझ में आ जाए। कि अगर एग्जामिनर चेक कर रहा है कॉपी और सिर्फ देखने से समझ में आ जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें कवर की हैं, अगर पॉजिटिव्स पूछे हैं, नेगेटिव्स पूछे हैं, इश्यूज़ पूछे हैं, वे फॉरवर्ड पूछा है, अगर सब हेडिंग्स हमने अच्छे से लिखी हैं बॉडी में और उसको पॉइंट्स में प्रॉपर इंडेंटेशन करके पॉइंट्स में हाईलाइट किया है, तो वो अगर बिना पढ़े भी किसी को समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिखा है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आंसर राइटिंग में इज़ लाइक वी ऑल हेयर फ्रॉम एवरीवन कि वी हैव टू मेक द लाइफ ऑफ द एग्जामिनर ईजी। तो वो आपकी स्ट्रक्चरिंग से आएगी। तो स्ट्रक्चरिंग यहाँ पे बॉडी में आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, पैराग्राफ में, डजेंट मैटर, बस आपको उसको अच्छे से हाईलाइट करना है और अच्छे से शो करना है, प्रेजेंट अच्छे से करना है। ये हो गया बॉडी का। और फिर दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है आंसर राइटिंग में, वो है आपका फैक्ट्स, डेटा और एग्जाम्पल्स इंक्लूड करना। इट्स लाइक हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, वी आर राइटिंग एनी आर्ग्यूमेंट, तो वी हैव टू जस्टिफाई दैट आर्ग्यूमेंट, और उस आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए फैक्ट्स काम आते हैं। तो ये चीज़ है, बॉडी हो गया। अब आती है बात कंक्लूजन की। कंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि एक बहुत आउट ऑफ द वे बात है जो मेरे दिमाग में आती है हमेशा, कि ये एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है। ये एग्ज़ाम आपकी पर्सनालिटी चेक कर रहा है कि क्या हम किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं टू बी ट्रेन टू बिकम एन सिविल सर्वेंट, कि क्या हम इस इंसान को ट्रेन करके सिविल सर्वेंट बना सकते हैं। तो उसमें आपकी पर्सनालिटी चेक होती है। तो पर्सनालिटी टेस्ट तो होता ही है, पर मेंस में मुझे लगता है कंक्लूजन एक ऐसी चीज़ है कि कंक्लूजन होता क्या है, कंक्लूजन हम तब मिस कर देते हैं जब जल्दी होती है, जब हमारा आंसर छूट रहा होता है, तो जल्दी जल्दी हम कंक्लूजन मिस कर जाते हैं। तो अगर हम कंक्लूजन हर आंसर में कुछ भी हो जाए, हमारा आंसर में कंक्लूजन लिख रहे हैं, भले एक लाइन में लिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे ये भी शो होता है कि आप जल्दी जल्दी में काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं। ये अभी आपका एक पर्सनालिटी का ट्रेट है। तो वो चीज़ है कि आप अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं और उस टाइम पे हमारा काम क्या है, हमें आंसर लिखना है। तो वो कंक्लूजन इस एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है। वैसे आंसर राइटिंग में तो इंपॉर्टेंट है ही कि आपने जो भी अपना ओपिनियन लिखा है आप उसको कंक्लूड करें, आंसर को कंप्लीट करें, पर एक इस एस्पेक्ट से भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो ये आंसर राइटिंग का है। बाकी कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन, मेनली इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा नहीं लिखना है, बहुत उसको शॉर्ट रखना है, और मेन फोकस अपन को बॉडी पे करना है कि उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। पिछले कुछ सालों से ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हम लोग जितना ज़्यादा फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स ये सब यूज़ कर रहे हैं अपने आंसर्स में, तो उससे रिप्रेजेंटेशन हमारा बेटर हो रहा है और इजी रीडेबिलिटी होती है हमारे आंसर की। और उससे एक और चीज़ होती है कि हमारे पास स्पेस लिमिटेड होता है, तो कम स्पेस में ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं हम फ्लो चार्ट से, डायग्राम से, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे ज्योग्राफी हो गया, ये इन सब्जेक्ट्स में तो डायग्राम मस्ट हो जाते हैं, तो डायग्राम और फ्लो चार्ट पे भी आप ध्यान दीजिए। ये था ओवरऑल आंसर राइटिंग का। बाकी इसमें आपको कंटेंट के लिए जो भी है, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं कंटेंट मोर और लेस सेम होता है, बस उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करिए। अपने सोर्सेस को मल्टीपल मत करिए, पर रिवीजन को मल्टीपल टाइम्स करिए। मतलब सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है देन मल्टीपल सोर्स एंड सिंगल टाइम रीडिंग, क्योंकि जब भी आप मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ेंगे तो वो आपको नया ही लगेगा, भले आप उसको पढ़ चुके होंगे कहीं पे और। तो ये चीज़ है ओवरऑल, बस यही है आंसर राइटिंग का जो स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है। कंटेंट वाला पार्ट सबका सिमिलर होता है, तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना सही समझ रहा हूँ अभी, क्योंकि कंटेंट का इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, आपका मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और बस आपको मल्टीपल टाइम्स उस चीज़ को रिवाइज़ करना है, ये चीज़ है। ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि इस एग्ज़ाम में प्रोसेस, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है। हाँ, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, कंपटीशन है, इतने सारे लोग ये कर रहे हैं, कंपटीशन आपका अपने आप से है, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है। रिज़ल्ट तो आएगा जब आना होगा, रिज़ल्ट पे बहुत ज़्यादा हम स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि हमें ये करना है, वो करना है, सिलेक्ट होना है, ये रैंक लाना है, कुछ भी बहुत अनसर्टेन एग्ज़ाम है, लेकिन हमारे हाथ में है प्रोसेस
हमें प्रोसेस सही करना है, तो फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट। बहुत मुश्किल है ये, बट फिर भी ट्राई करिए। अगर आप प्रोसेस को अच्छे से कर रहे हैं, अपने खुद से ट्रू हैं, आपके पास सेल्फ बिलीफ है, तो आप रिजल्ट विल फॉल इन प्लेस ऑटोमेटिकली। तो आप प्रोसेस को फॉलो करिए, कंसिस्टेंट मेहनत करिए, अपना 100% रोज़ देना है और कुछ दिनों पे अपना 120% भी देना है। जब आपके टारगेट्स बने होंगे, टारगेट्स पूरे नहीं होंगे, तो नेक्स्ट डे आपको 120% देना है। तो 100% तो मिनिमम है इस एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ है, कंसिस्टेंसी, पेशेंस रखना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जितनी हो सके। बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप अपना आंसर राइटिंग करिए। नहीं भी पता है, हमें आंसर नहीं आता है, हम प्रिपेयर्ड नहीं है, पर फिर भी आपके मन में जो आ रहा है आप लिखिए। बस आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम में स्पीड भी मैटर करती है, वो भी आपकी प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। इतना ज़्यादा हमको 3 घंटे में लिखना होता है कि वो स्पीड को मेंटेन रखना भी ज़रूरी है। और सिर्फ एक ही पेपर नहीं है, हमें 9 पेपर लिखने हैं मेंस में, और सब में पूरा लिखना है 3-3 घंटे। तो उसमें आपको वो भी प्रैक्टिस ज़रूरी है कि एक दिन में आप 2 टेस्ट दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, 5 दिन में 9 पेपर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, वो सब चीज़ें। तो बस यही है, 3 चीज़ें हमेशा मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और परसिवरेंस। इसको हमेशा मेंटेन रखना है और अपना 100% देना है हमेशा। बस प्रोसेस पे ध्यान देना है, प्रोसेस ही आपको सिविल सर्वेंट बनाने के लिए काबिल बनाएगा। रिज़ल्ट तो आएगा, वो रिज़ल्ट से आपको बस क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी कि आप हो, लेकिन असली में आप जो आपकी पर्सनैलिटी बनेगी वो प्रोसेस की वजह से बनेगी। तो प्रोसेस को एंजॉय करिए, जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी है देन डेस्टिनेशन। बस यही बोलूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।